एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर पढ़ रहे हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हम 5 वीडियोस चैप्टर की कवर कर चुके हैं। अगर आप अभी तक उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज पर क्लिक करिएगा और आपको सारी वीडियो सीक्वेंस मिल जाएगी। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और इससे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट भी फिनिश कर चुके हैं। आप वो वीडियोस भी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में देख सकते हैं। इस चैप्टर में आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि सर्टन एंड बोवेरी ने दी थी 1902 में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन्होंने बताया है कि मेंडल ने जिस ज़माने में अपने रिसर्च को पब्लिश करवाया था, 1865 में उसने अपने रिसर्च को पब्लिश होने के लिए दिया था, और 1866 में वो रिसर्च पब्लिश हुई थी एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से इन द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ बर्न। अब सवाल ये था कि जिस ज़माने में रिसर्च पब्लिश हुई थी लोगों ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आपने सुना था कि 1884 में उनकी डेथ भी हो गई। और 1900 में जब 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डी वरीज, टिशर मार्क, कार्ल कॉरेंस, उन्होंने वही बात कही जो कि 1866 में मेंडल के द्वारा सुनी गई थी। तब जाके 34 साल के बाद लोगों ने माना कि हाँ, मेंडल की बात एकदम दमदार थी, और फिर उनकी रिसर्च को दोबारा से पब्लिश कराया ह्यूगो डी वरीज ने फ्लोरा मैगजीन में, और दुनिया वालों ने उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना। तो जिस ज़माने में रिसर्च पब्लिश हुई 1866 में, तो लोगों ने उनकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों नहीं दी, उसके बहुत सारे रीजंस एनसीईआरटी ने कवर किया। कि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न तो ये था कि उस ज़माने में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। अब जैसे कि मैं इंडिया के अंदर, यूपी एक स्टेट है, वहाँ पर एक शहर है अलीगढ़, वहाँ पर अपने कमरे में बैठ कर ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठ कर देख रहे हैं। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आसान है, लोग अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में इतना ज़्यादा आसान नहीं था। तो कम्युनिकेशन क्योंकि बहुत आसान नहीं था, इसलिए उनकी बात बहुत दूर तक नहीं पहुँच पाई। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो उनका कॉन्सेप्ट था फैक्टर्स का, जिसे आज के ज़माने हम जीन कहते हैं, कि वो स्टेबल और डिस्क्रीट यानी सेपरेट यूनिट है, और अगली जनरेशन जाने पर वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होती, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड के अंदर आपस में मिक्स नहीं होते, एट द टाइम गैमीट फॉर्मेशन वो सेग्रीगेट या सेपरेट हो जाते हैं। अब ये वाली बात उन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बताई थी। तो फिर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो ये भी देख रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। आपने पहले ही पेज में जेनेटिक्स की बात सुनी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 1000 से 8000 साल पहले से लोग इस बात को जानते थे, वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर लोगों ने ये कहा, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह क्या है अगर एलील आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, गैमीट, जैसा कि मेंडल का कहना है। तो दूसरी बड़ी वजह ये थी। तीसरी बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जो बातें कही तो उसके लिए वो कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए। जैसे कि उन्होंने ये बात कही कि फैक्टर्स एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो उसका वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा पाए थे। तो मेंडल की जो बातें थी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी रही थी कि उन्होंने अपने बायोलॉजी की रिसर्च को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लिया था। है ना, समझ में आ रही है बात आपको? तो जो मैथमेटिक्स का लॉजिक था बायोलॉजी की बात को समझाने के लिए, वो दुनिया वालों के लिए एकदम नई चीज़ थी, और लोगों को ये बात बहुत अजीब से रही कि बायो की बात को मैथमेटिक्स के जरिए समझाया जा रहा है। और यही वजह रही कि मेंडल के रिसर्च को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला, और 1900 आ गया और कोई ख़ास फीडबैक उनकी रिसर्च से रिलेटेड नहीं आया। लेकिन जब ह्यूगो डी वरीज, टिशर मार्क, कार्ल कॉरेंस ने भी वही बात कही, तीनों अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट थे, अलग अलग प्लांट पर रिसर्च की थी उन्होंने, कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इनहेरिट होते हैं माँ बाप से बच्चों के अंदर। तब जाके लोगों को बात समझ में आई कि ओहो, इसका मतलब मेंडल जो कह रहे थे वो बात एकदम ठीक थी। और इसी बीच ये हुआ कि 1902 में क्रोमोसोम का मूवमेंट देख लिया गया मियोसिस के दौरान। पहली बार क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वाज ऑब्जर्व्ड इन 1902। एनसीईआरटी की लाइन ये सवाल कंपटीशन में आ चुका है। और मेंडल की रिसर्च को रीडिस्कवर किया गया था 1900 में। 3 साइंटिस्ट ने, उनका नाम था ह्यूगो डी वरीज, टिशर मार्क, कार्ल कॉरेंस। तब 1902 में जब ये क्रोमोसोम मूवमेंट मियोसिस के दौरान देखा गया, तभी सर्टन और बोवेरी की दिमाग में बात क्लिक हुई, ओहो, यही तो मेंडल बता रहे थे कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, जीन सेपरेट हो जाते हैं, और असल में एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने लिखा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है वो मेंडेलियन फैक्टर से रिलेटेड है। और यहीं से आई नया कॉन्सेप्ट, नई थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर इन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडल्स के फैक्टर्स के साथ रिलेट किया। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। मतलब ये बात तो इन्होंने रखी दुनिया वालों के सामने, सर्टन बोवेरी ने। उसके बाद मॉर्गन ने, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, थॉमस एंड मॉर्गन, इन्होंने ड्रोसोफिला पर रिसर्च की थी। फ्रूट फ्लाई अक्सर आपने देखा हो, जब फल ज़्यादा पक जाते हैं, केला वगैरह, आम, तो उसके ऊपर छोटा सा एक कीड़ा उड़ता रहता है, बहुत छोटे छोटे ट्री फ्रूट फ्लाइज हैं, जिनको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बोला जाता है। उस पर रिसर्च की उन्होंने और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट दिए। मेंडल के बाद बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है थॉमस एंड मॉर्गन को, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए दुनिया वालों को, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी नई चीज़ें समझ में आई, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर है, रिकॉम्बिनेशन है, सेक्स इनहेरिटेंस है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। ये तभी समझ में आ सके जबकि मेंडल की रिसर्च दुनिया वालों के सामने आए।
अब इसके लिए इसको मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों उन्होंने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया, इस पर भी उन्होंने कई सारी बातें बताई कि तो लैब में उसे आप आसानी से ग्रो करा सकते हैं सिंपल आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम जैसे अगर वगैरह खिला के। अगर के बारे में आपने रेड एल्गी में सुना था, ग्रेसिलिडिया गैलिडियम से बनाते हैं, और माइक्रोब्स को और आइसक्रीम जेलीज को बनाने के लिए भी अगर को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये कि 2 हफ्ते की इसकी लाइफ साइकिल है, जबकि पी प्लांट 2 से 3 महीने में ग्रो करता है। 2 महीने में 2 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा ड्रोसोफिला के जरिए कि अगली जनरेशन में क्या मामला रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फायदा ये कि एक ही मैटिंग के जरिए, क्योंकि इंसेक्ट है आर्थ्रोपोड है, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं तो आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। तो इसकी ऐसे क्योंकि बहुत सारे बच्चे मिलेंगे रिजल्ट की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास आउटपुट ऑफस्प्रिंग का बहुत ज़्यादा होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन भी वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इनकी आंखों में बहुत फ़र्क देखने को मिलता है, विंग्स के पैटर्न में, बॉडी कलर फ़र्क देखने को मिलता है, तो हेरिडिटरी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो आसानी से आप एक जनरेशन दूसरी जनरेशन कैसे कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक के अंदर। तो टॉपिक है आज का हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। शुरुआत में थोड़ी सी मेंडल से रिलेटेड बात हुई। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। इन्होंने दिया था पब्लिश होने के लिए 1865 में, वो पब्लिश हुआ था 1866 में, लेकिन इस डेट का पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी है। बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। लेकिन 1900 तक उसे कोई इसी खास अहमियत नहीं दी गई। फिर उन्होंने उसकी रीजंस बताएं ऐसा क्यों हुआ। फर्स्टली द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। उस ज़माने में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा आसान नहीं था एज इट इज़ नाउ, जैसा कि आजकल है। इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज, और उनका वर्क बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, जिसको कि मेंडल की ज़बान में कहा जाए तो फैक्टर्स, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। इनका मानना था जो फैक्टर्स स्टेबल डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट यूनिट है, दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, जिनकी वजह से ट्रेड्स के एक्सप्रेशन कंट्रोल होते हैं। ऑफ द पेयर ऑफ द एलीज विच डिड नॉट ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स विद ईच अदर, मतलब F1 जनरेशन के अंदर वो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। उसका प्रूफ ये कि F2 में आपको ड्वार्फ प्लांट भी मिल जाते हैं। इसका मतलब F1 के अंदर प्लांट देखने में बज़ाहिर टॉल था, उसके अंदर ड्वार्फ वाला फैक्टर भी मौजूद था, एलील मौजूद था, लेकिन उसके साथ मिक्स नहीं हुआ था। Was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। अब जैसे इन्होंने कहा कि वो आपस में मिक्स नहीं होते, तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर कैसे वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये बात तो लोग ज़माने पहले जानते थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं। थर्डली मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स, इन्होंने जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनअक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। लोगों को मैथमेटिक्स वाला मामला थोड़ा सा जमा नहीं कि बायो की बात को आप मैथ से कैसे समझा सकते हैं। फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स या जीन्स वर डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट यूनिट। मेंडल ने जैसे कि कहा कि फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ, लेकिन वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए कि लोगों को दिखा देते कि जीन्स कैसा, कि उस जमाने में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर इतना एडवांस टेक्निक नहीं थे कि क्रोमोसोम और फिर उसके अंदर आप डीएनए को, जीन को देख सकें। और दूसरा वो ये नहीं बता पाए कि मतलब वो किस चीज़ से बना हुआ, जैसे आप जानते हैं 10th क्लास से कि डीएनए क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, और से व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, ये नहीं बता पाए, मतलब बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए फैक्टर्स का कि वो किससे बने होते हैं। इन सब के बारे में आप अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इन 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो वरीज, टिशेरमार्क और कार्ल कॉरेंस, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग कंट्रीज में इन साइंटिस्ट अपना अलग अलग काम किया। इत्तेफाक वाली बात, तीनों की रिसर्च 1900 में ही पब्लिश हुई। उन्होंने भी वही बात कही जो कि मेंडल ने अपनी रिसर्च में कही थी। ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, और क्योंकि बाद माइक्रोस्कोप में भी काफ़ी एडवांसमेंट आगे चुका था, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन, और साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप में आसानी से सेल डिवीजन देख सकते थे। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। और जब माइक्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया तो फिर लोगों ने सेल के अंदर न्यूक्लियस में उन स्ट्रक्चर को भी देखा जो कि डिवीजन से पहले डबल हो जाते हैं, यानी बात कर रहे हैं क्रोमोजोम की। क्रोमोजोम लफ्ज ही लिया गया क्रोम से, इसका मतलब होता है कलर्ड बॉडीज, appear to double and divide just as cell division. These were called chromosomes. क्रोमोजोम लफ्ज लिया गया है कलर्ड बॉडीज से, क्रोम का मतलब ही होता है कलर। एज दे वर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग, तो सवाल वैसे बना भी सकता है क्रोमोजोम को कलर्ड बॉडीज कहा जाता है क्योंकि आप उनको स्टेनिंग के जरिए देख सकते हैं, ऐसे नॉर्मली आप सेल के अंदर क्रोमोजोम को नहीं देख सकते। यहाँ से एनसीईआरटी की लाइन से एक सवाल बन सकता है कि नेम द स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, तो आप ये लगाएंगे आंसर क्रोमोजोम्स, ठीक है।
बाई 1902 ये सवाल नीट में आ चुका है। 1902 में पहली बार क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा गया था मियोसिस के दौरान। द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। कौन सी ईयर में? 1902 में। डेट आप याद कर लीजिए। वॉल्टर सटन एंड थियोडोरे बोवेरी noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement. वॉल्टर सटन थियोडोर बोवेरी ने 1902 में जब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम का मूवमेंट देख लिया गया तो उनके दिमाग में बात क्लिक हुई, ये तो बात बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसे कि मेंडल ने बताया था कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी क्रोमोसोम का मूवमेंट भी देखा जा रहा है। एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज, और उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को इस्तेमाल किया मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब ये भी पहली बार हुआ, लोग इससे पहले नहीं जानते थे कि क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन मौजूद होते हैं और जीन ही फैक्टर है। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। अब ये आपकी 11th वाली नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में कि आपने बिहेवियर क्रोमोसोम को देखा था ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशन डिवीजन में, ड्यूरिंग मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन में। आप माइटोसिस मियोसिस 11th में पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड बात चल रही। The important thing to remember are that the chromosome as well as genes occur in pair। एक इंपॉर्टेंट बात जो आप जानते हैं, क्रोमोसोम्स और जीन पेयर में होते हैं कि हम सब लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। एक नंबर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं, 2 नंबर क्रोमोसोम की हमारे पास 2 कॉपी हैं। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए प्रोटीन से, है ना, और डीएनए की छोटे से पार्ट को जीन बोलते हैं। अब जैसे कि एक नंबर क्रोमोसोम 2 है तो उनके पास मौजूद जीन भी 2 ही होंगे। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रिप्लॉयड होगा तो 3-3 कॉपी होंगी। The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosome। यहाँ से भी एक सवाल नीट में बन सकता है कि the two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosome। यहाँ ये बताना चाह रहे हैं जैसे कि 2 बिल्कुल जो सेम क्रोमोसोम होते हैं उन्हें homologous chromosome कहा जाता है ना। The chromosome which are exactly similar in shape and size are known as homologous chromosome। जैसे 2 एक नंबर क्रोमोसोम है तो इस एक नंबर क्रोमोसोम पर जो जीन जिस जगह मौजूद होगा दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी सेम उसी जगह वो जीन मौजूद होगा। तो एलील्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट यानी सेम साइट पर मौजूद होती। आगे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिखाया गया जैसे कि वहाँ पर आप जानते हैं G1S G2M 4 स्टेजेस आपने सुनी थी वहाँ पर सेल डिवीजन में। तो सेल साइकिल के दौरान तो G1 के अंदर दिखा रखे हैं, देखो ना अभी क्रोमोसोम मोनेट की शक्ल में है ना, और फिर ये S स्टेज के अंदर डीएनए कंटेंट डबल हुआ होगा तो G2 में आपको सब डबल डबल नज़र आ रहा है, और फिर ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, है ना। मियोसिस फर्स्ट हुआ है अभी तो बे बाइवेलेंट अलाइन है इक्वेटर पर, फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड हुआ तो फिर मोनेट की शक्ल में सिंगल सिंगल क्रोमेटिड वाली अपोजिट पोल पर पहुंच गए। फाइनली हर एक सेल के अंदर एक क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम आ गया। ये हल्का सा आपका रिवाइज करा है इन्होंने जो आपने 11th में मियोसिस के दौरान पढ़ा था। आगे एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द जीन्स। जीन्स और क्रोमोसोम को लेकर उन्होंने एक चार्ट बनाया है और इन्होंने बताया नहीं कौन सा क्रोमोसोम का है कौन सा जीन का, आपको डिसाइड करना है। जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि इनमें से कोई एक जीन का है कोई क्रोमोसोम का है, दोनों के लिए एक बात लिखी है अकर इन पेयर्स, और अकर इन पेयर जीन हो या क्रोमोसोम हो दोनों ही पेयर में होते हैं। सेग्रीगेट यानी सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ताकि हर एक गैमीट के अंदर इनकी एक ही कॉपी पहुंचे। यही बात इन्होंने जीन के लिए भी लिखी है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। तीसरी लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर मतलब अलग अलग पेयर अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, एक पेयर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है दूसरे पेयर कंपैरिजन। फिर इन्होंने आगे ये पूछा है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा स्लॉट किसके लिए है। तो अब ये वाली बात जो है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, क्रोमोसोम्स के बहुत सारे पेयर हो तो आप कह सकते हैं ये वाला जो स्लॉट है ये है क्रोमोसोम से रिलेटेड। अब जीन्स में जनरली एक ही जोड़ा होता है एलील का, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, वहां पे लिखा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। तो ये वाली बात जो लिखी हुई ये इन्होंने जीन के लिए लिखी हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट सेम है। हो सकता है तीसरी स्टेटमेंट से नीट एग्जाम में सवाल आ जाए कि ये स्टेटमेंट किस से रिलेटेड, क्रोमोसोम या जीन से रिलेटेड, तो आप इस लाइन को थोड़ा याद रखिएगा। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जेनेटिक्स के चैप्टर में लाइन लिखी है, इसे थोड़ी अजीब सी लगती है कि सर एनाफेज स्टेज में कहाँ पर इक्वेटर पर लाइन होता है, अपोजिट पोल पर होते हैं, आसपास वाली लाइन है। तो समझने के लिए कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है थोड़ी बहुत बात। एनाफेज में द टू क्रोमोसोम कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट, क्योंकि एनाफेज स्टेज में हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं क्रोमोसोम जस्ट सेपरेट होना शुरू हुए हैं तो अभी तो वो है ही मेटाफेजिक प्लेट के आसपास, है ना। अपोजिट पोल पर जब पहुंच जाते हैं तब टेलोफेज स्टेज स्टार्ट होती है। To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. The left column orange and green is segregating to each other, but in the right hand column positive the orange chromosome segregating with the red chromosome. तो इन्होंने जो आपने 11th क्लास में मियोसिस पढ़ा था उसको ही यहाँ इन्होंने
दो डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, और यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम अभी डबल डबल वाले हैं, और फिर इधर एनाफेज स्टेज में दिखा रखा है इन्होंने, और यहाँ पर ये सेग्रीगेट हुए मियोसिस सेकंड के दौरान, अब ये सिंगल सिंगल हो गए, और ये फाइनली फिर इन्होंने यहाँ पर ये जर्म सेल्स के अंदर इनको दिखाया। और यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, देखो इसे ऑरेंज के साथ ये ग्रीन वाला है, और इधर ऑरेंज के साथ रेड वाला है, यानी कि जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, F1 हाइब्रिड जो बना था डायब्रिड क्रॉस के दौरान, F2 जनरेशन आपको 4 तरीके के प्लांट मिले थे। तो अगर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, कोई भी फिक्स नहीं किसी के साथ, उसमें लेकिन कंडीशन भी थी कि जीन्स लिंक नहीं होने चाहिए, तो फिर वो कोई भी किसी के साथ जा सकता है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर ये 4 पैटर्न आपको बना के दिखा दिए। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात की। सटन बोवेरी ने आर्ग्यूड दैट, उन्होंने कहा कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड, कि पेयरिंग और सेपरेशन जब होगा क्रोमोसोम का, तो उसी के साथ साथ उन पर मौजूद जो फैक्टर जीन है वो भी सेपरेट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात कही गई है। The pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it the chromosomal theory of inheritance. इस लाइन से भी कॉम्पिटिशन सवाल पूछा जा सकता है, ट्रू है या फॉल्स है, कि सटन ने क्या किया, यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को उसने रिलेट किया मेंडेलियन प्रिंसिपल से, और उसको नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, तो यहाँ पर सटन बोवेरी से रिलेटेड सवाल आया। अगर आपसे एक बहुत ही बेसिक सवाल पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, तो आप आंसर लगाएंगे सटन बोवेरी। लेकिन इन्होंने सिर्फ बातें कही थी, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट के जरिए उसको प्रूव करके दिखाया थॉमस एंड मॉर्गन ने। ये सवाल भी नीट एग्जाम में बहुत दफा पूछा जा चुका है कि द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। अगर सवाल में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखा होगा तब आपको आंसर लगाना थॉमस एंड मॉर्गन। किस पर स्टडी किया था, किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे उसने, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसका कि एनसीईआरटी में फोटो भी दे रखा है। ये जो बड़ी वाली है फीमेल है, छोटे वाली मेल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, वहां पर आप एस्केलमेंस देखते हैं, तो वो जो बड़ा और मोटा सा था वो फीमेल थी, और जो छोटा पतला सा था वो मेल था। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से बोल सकते हैं हम कि हम देख के ही बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेल कौन सा फीमेल। तो बड़ी मोटी सी फीमेल और छोटा दुबला पतला सा मेल, है ना, वो एस्केलमेंस में भी कहानी थी और यहाँ पर भी आपको देखने को नजर आ रही है, यानी कि ड्रोसोफिला के अंदर। आगे एनसीईआरटी लिखती है, फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ द आइडियाज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सवाल बहुत दफा आ चुका है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन and his colleagues led to the discovering the basis for the variation that sexual reproduction produce। और इन्होंने बताया कि जो वेरिएशन की वजह है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। मॉर्गन वर्क विद द टाइनी फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन ने रिसर्च की थी टाइनी फ्रूट फ्लाइज, इनका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि फोटो दिखा रखा है इधर, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सच स्टडीज, जो कि इन स्टडीज के लिए बहुत बेहतर ऑर्गेनिज्म है। दे कुड बी ग्रोन। फिर इन्होंने आगे इसकी तारीफ की, क्यों, कंपटीशन में यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि ड्रोसोफिला ज्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल क्यों, मतलब वो पी प्लांट से भी बेहतर एक तरीके से देखा जाए। तो बताया कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, उसे आप सिंपल सिंथेटिक मीडियम में यानी आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में ग्रो करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ही खाने को दे दीजिए, इतना सा इंसेक्ट है, एक कटोरी के अंदर भी आप जरा सा अगर रख देंगे तो आप कई 100 फ्रूट फ्लाई को आसानी से पाल सकते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 ही वीक में पूरी कर लेते हैं, तो आपको बहुत कम समय में रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अ सिंगल मैटिंग प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनी फ्लाइज। और एक ही बार की मैटिंग में आपको कई 100 फ्रूट फ्लाई मिल जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं आर्थ्रोपोड्स बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे कि मच्छर वगैरह ही बहुत बच्चे पैदा करते हैं। Also there was a clear differentiation of the sexes, the male and the female are easily distinguishable। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेल फीमेल को आप आसानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल के अंदर नजर आता है यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, देखकर आप आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटरी वेरिएशन। इनके अंदर काफ़ी प्रकार के हेरिटरी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हेरिटरी वेरिएशन मतलब कि ड्रोसोफिला के अंदर आपको आई कलर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, विंग का शेप में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, बॉडी कलर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो फिर आपको समझने में आसानी है कि अगर कोई कैरेक्टर पिछली जनरेशन में मेल में है तो अगली जनरेशन में मेल में जा रहा है, फीमेल में जा रहा है। और इसी बेसिस पर उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी दिया था जिसको कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो इन्होंने यहाँ पर ही बताया मॉर्गन ने कि टाइनी फ्रूट फ्लाइज बहुत बेहतर है क्योंकि आप उन्हें आसानी से ग्रो करा सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम के अंदर। लाइफ साइकिल बहुत छोटी सी है, केवल 2 वीक्स की, और इसके अलावा आप उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत कम समय प्रोड्यूस करा सकते हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेरिटरी वेरिएशन देखे जाते हैं।
इतने पोर्शन को आप खुद एक बार ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़िएगा और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज लगाते रहिए। जब चैप्टर फिनिश होगा तो एक ही बार में आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन तकरीबन 30-35 साल के लगा लीजिए। मुझे बताइएगा आपको कैसी लग रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।